पहला एक रूल लिख लो इसमें। क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन हुआ था ना, लास्ट लिखा था वो। एक ट्राउटन्स रूल लिख लो। काइंड ऑफ एम्पेरिकल रिलेशन है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में। इसका स्टेटमेंट लिखो। The ratio of enthalpy of vaporization the ratio of enthalpy of vaporization and normal boiling point, the ratio of enthalpy of vaporization and normal boiling point is equal to approximately 88 joule per mole Kelvin per Kelvin. एम्पेरिकल रिलेशन है, तो अगर अपने पास इंफॉर्मेशन रहा किसी का एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन अवेलेबल है या बॉइलिंग पॉइंट चाहिए तो वैसे निकाल सकते हो, या बॉइलिंग पॉइंट है तो एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन निकाल सकते हो। कार्नोट साइकिल का फिर स्टेटमेंट लिख लो पहले। इस पे ही बेस्ड होता है, कार्नोट इंजन बेस्ड होता है। स्टेटमेंट लिखो पहले। इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल। कार्नोट साइकिल में स्टेटमेंट लिखेंगे, इट इज अ रिवर्सिबल साइकिल which demonstrates it is a reversible cycle which demonstrates maximum convertibility maximum convertibility of heat into work of heat into work of heat into work। काइंड ऑफ ऐसा साइकिल बनता है। अगला पॉइंट लिखो। द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन मोल द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वन मोल of ideal gas the system consists of 1 mole of ideal gas which is subjected to which is subjected to four successive operations four successive operations। ये डायग्राम बना लो, पीवी डायग्राम है
तो ए टू बी, बी टू सी टू डी और डी टू ए। तो पहला वाला जो पाथ है, दिस इज आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये हो जाता है आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ये हो जाएगा एडियाबैटिक कंप्रेशन। तो दो एक्सपेंशन हो रहे हैं, दो कंप्रेशन हो रहा है। दो एक्सपेंशन जो हुए आइसोथर्मल एडियाबैटिक, और दो कंप्रेशन जो हुआ दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। ये पॉइंट लिखे, लिख लो, ये आगे बताते हैं। अरे बैठो बैठो, चिंता मत करो, लिख लो। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जो बॉइलिंग होता है। तो यहाँ पे मोल ऑफ गैस कितना लिया हम लोगों ने? 1 मोल लिया है। तो पहले वाले में लिखो आइसोथर्मल एक्सपेंशन में ए टू बी, फर्स्ट लिखो पाथ ए टू बी, path A to B, the gas is allowed to expand, the gas is allowed to expand reversibly and isothermally, reversibly and isothermally at a higher temperature T2, reversibly and isothermally at a higher temperature T2, the gas absorbs Q2 amount of heat, the gas absorbs Q2 amount of heat and perform a work minus, yeah, and perform a work W1, perform a work W1। तो पाथ ए टू बी में आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ और वर्क डन हो रहा है वहां पे।
तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन का केस है। वर्क डन कितना लिखा है वहां पे, W1 लिखा है, और हीट कितना, Q1, Q1 लिखा है ना। तो आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन में डेल्टा U विल बी इक्वल टू 0 and delta U is also equal to Q plus W. That means Q will be equal to minus of work done. Q1 है, Q2 है और W1 है, so minus of nRT ln V2 by V1 आता, और माइनस ऑफ, ये माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाता, और n 1 दिया हुआ है, तो Q2 will be equal to RT ln V2 by V1। यहाँ Q का एक्सप्रेशन ये मिला, Q2 का लिखो, Q2 मिला पहले। पाथ B2C कैसा एडियाबैटिक एक्सपेंशन है, और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में हमेशा क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो इसमें लिखो पाथ B2C में when gas is allowed to expand, when gas is allowed to expand adiabatically, when gas is allowed to expand adiabatically from volume V3 to V2 for volume V2 to V3, वॉल्यूम उल्टा लिखा है शायद मैंने, उसमें लिख लो V2 to V3, V2 to V3, हीट एब्जॉर्ब कितना होगा, एडियाबैटिक है, हीट एब्जॉर्ब होगा, हीट एब्जॉर्ब विल बी 0, दैट मीन्स डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, Q तो 0 हो गया, so delta U is equal to W and delta U is also equal to CV delta T, that is CV T2 minus T1। एक क्वेश्चन लिख लो, और सिंस यहाँ पे T2, अच्छा मतलब टेम्परेचर में लिखना चाहिए T1 माइनस T2, क्योंकि इनिशियल हम लोगों ने क्या लिया हुआ था, इनिशियल T2 लिया है, चेंज होके वो T1 बना, तो फाइनल इज T1, इनिशियल वाज T2। तो इसके वर्क डन का भी एक्सप्रेशन मिला, अगर कंपेयर कर दो इन दोनों इक्वेशन को, डेल्टा U is equal to W, delta U is equal to this, therefore W will be equal to CV delta T, T1 minus T2, then path C to D,
C/D में होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, डेल्टा U इज इक्वल टू 0 एंड Q इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। यहाँ Q1 होगा, so Q1 विल बी इक्वल टू R। अच्छा, ये वाला जो T था दैट वाज T2, पहले वाले में जो इक्वेशन में टेम्परेचर था वो T2 था, अभी जो टेम्परेचर है वो T1 होगा। इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पे V3 है, फाइनल वॉल्यूम इज V4, V4 by V3। D2 is adiabatic compression, तो यहाँ W will be equal to CV, T2 minus T1। Temperature will increase from T1 to T2, ये लिख लो। तो कार्नोट साइकिल में 4 प्रोसेस हुए, 2 एक्सपेंशन 2 कंप्रेशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। उसमें 4 इक्वेशंस मिले, 2 में हीट 0 है, अब इसमें हर केस में वर्क डन अगर लिखे हम लोग, तो ये वर्क डन भी था यहाँ पे वैसे, तो वर्क डन का एक्सप्रेशन इसको 2 ले लो, इसमें साइन का थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज साइन फिजिक्स वाले में और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट रहता है। वहाँ होता है कि जिस तरफ फोर्स लग रहा है उस तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो पॉजिटिव लेते हैं हम लोग। तो इसमें लिखो नेट वर्क डन, नेट वर्क डन नेट वर्क डन इज इक्वल टू net work done is equal to R T2 ln V2 by V1, R T2 ln V2 by V1 प्लस CV T1 माइनस T2। जो भी सारे वर्क डन यहाँ पे किए उन सबको ऐड कर देंगे हम लोग, चारों को ऐड कर दो।
सब पार्ट कर देंगे सर। ये नेटवर्क डन हो गया। माइनस ऑफ Q1 ये मिल रहा है। नेट हीट विल बी इक्वल टू Q1 माइनस Q2। क्योंकि दो में तो और हीट का एक्सचेंज हुआ नहीं, जो एडियाबैटिक वाले हैं उसमें हीट का एक्सचेंज कुछ नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ कैसे कैंसिल हो जाएंगे? अरे बट वहाँ पे टेम्परेचर सेम नहीं है ना, वो वर्क डन है, हीट कहाँ है वहाँ पे? हाँ वो चेंज हो जाएगा, वो कैंसिल हो जाएगा, सीवी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, उसको सिंपलीफाई कर सकते हो बाद में। ये Q2 माइनस Q1 साइन का ही डिफरेंस है इसमें मेन। माइनस Q1 ही वहाँ पे है अपने पास, तो Q2 था RT2 ln V2 बाई V1, और माइनस Q1 का वैल्यू है RT1 ln V4 बाई V3। कंप्रेशन है तो इसमें कॉमन कुछ ले सकते हो, सिर्फ आर ही ले पाएंगे ना, और तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन लिख लो, देखते हैं इसमें। तो नेट हीट एब्जॉर्ब जो हुआ उसका ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगा? अच्छा, V का कोई रिलेशन आ सकता है क्या? नेट वर्क डन का ओवरऑल इक्वेशन जो है, V1 V2 और V3 V4 का कोई रिलेशन पॉसिबल है? एक बार चेक करो।
क्या? कंप्रेशन में क्योंकि हीट बाहर जाएगा और एक्सपेंशन में हीट अंदर आएगा, डायरेक्शन अपोजिट है। कोई भी होगा, ये दोनों हीट के साइंस अपोजिट होंगे एक दूसरे के, ऐसा है। हाँ तो हाँ तो सब्ट्रैक्ट ही होगा ना अल्टीमेटली। हाँ, वैल्यू उसके हिसाब से। वॉल्यूम का रिलेशन देखते हैं पहले। कंप्रेशन में क्या होता है कि तुम काम कर रहे हो, अगर आइसोथर्मल कंप्रेशन है और तुमने काम किया और सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम ने हीट आउट किया होगा। और एक्सपेंशन हुआ मतलब सिस्टम ने काम किया बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ तो सिस्टम को हीट मिला होगा, ऐसा। एडियाबैटिक एक्सपेंशन का केस कौन सा था? B2C है ना? अच्छा, इसमें एक बार एडियाबैटिक वाले में चेक करो, V और T का रिलेशन क्या था। V और T का एक रिलेशन किया हम लोगों ने। एडियाबैटिक प्रोसेस में जाओगे तो वहां मिलेगा। VT का रिलेशन था, PV का रिलेशन था और PT का रिलेशन था। P और T का, हाँ। हाँ, P नहीं, V और T का चाहिए। V1/V2 गामा -1 इक्वल्स टू V1/V2 इज इक्वल टू T2/T1, ये है, ठीक है। तो B2C में गए तो B2C में इनिशियल वॉल्यूम क्या था अपने पास? V2 था, फाइनल वॉल्यूम V3 था, ठीक है। सो V2/V3 टू द पावर गामा -1 इज इक्वल टू इनिशियल टेम्परेचर T2 था, फाइनल टेम्परेचर यहाँ पे T1 हुआ। ये एक रिलेशन मिला, ठीक है। देन एडियाबैटिक कंप्रेशन का जो केस था, दैट इज D2A। इस वाले केस में इनिशियल वॉल्यूम था V3 है ना, V4 है, V4 था, फाइनल था V1 गामा -1, इनिशियल टेम्परेचर था T1, फाइनल टेम्परेचर था T2। तो इन दोनों से लिंक कर सकते हैं, गामा विल रिमेन सेम, वो तो चेंज होगा नहीं। सो फ्रॉम 1 and 2 V2/V3 इज इक्वल टू V4/V1 ना। अच्छा नहीं, टेम्परेचर उल्टा है ना, V1/V4। सो V1/V2 इज इक्वल टू V4/V3, ऐसा आएगा ना। कहीं कुछ मिस हो रहा है। क्या? नहीं नहीं, ये रिलेशन ठीक है क्या? ये सही बताया हूँ। अच्छा, इसमें टेम्परेचर हम लोगों ने T2/T1 किया है ना, तो T2 फाइनल टेम्परेचर माना है, इनिशियल T1 माना था। अच्छा, तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर फॉल हुआ था और इनिशियल टेम्परेचर T2 लिया था हम लोगों ने।
फाइनल टेम्परेचर T1 लिया था, तो ये T1 होना चाहिए और ये T2 होना चाहिए। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनल वॉल्यूम V2, या V2 और V3 का रिलेशन मिलेगा। हाँ, ये ठीक था। मतलब यहाँ जो फाइनल टेम्परेचर है, यहाँ फाइनल टेम्परेचर अलग है। हम लोगों ने T1 पहले लिया है, T2 पहले लिया है, T1 बाद में लिया है। T2 हायर टेम्परेचर लिया है, T1 लोअर टेम्परेचर लिया है। तो ये रहा। यहाँ इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम V2 था, फाइनल वॉल्यूम V3 था, ये ठीक रहा। नेक्स्ट वाले में इनिशियल वॉल्यूम V4, फाइनल वॉल्यूम V1, ये भी ठीक है। टेम्परेचर यहाँ पे चेंज होगा, फाइनल इज T2, इनिशियल इज T1। तो अभी रिलेशन क्या है, उसको रेसिप्रोकल करेंगे तो V2 by V3 will be equal to V1 by V4। So V2 by V1 is equal to V3 by V4। कहीं पे कुछ तो वॉल्यूमिक मिस कर रहे हैं हम लोग। रिलेशन उल्टा क्यों आ रहा है? एडियाबैटिक वाला दिखाओ जो रिलेशन था, एडियाबैटिक का रिलेशन जो किया था। नहीं, इसमें है तुम्हारे पास एडियाबैटिक का जो डिराइव किया इक्वेशन, V और T का रिलेशन, V1 by V2 गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 by T1, ठीक है। कहाँ मिस कर रहे हैं इस पर? ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन बचा RT2 ln V2 by V1, V4 by V3 था तो प्लस था, चेंज करेंगे तो साइन अपोजिट हो जाएगा। सो माइनस ऑफ RT1 ln V2 by V1 होगा, बिकॉज V2 by V1 इज इक्वल टू V3 by V4। हम लोगों ने इसको फ्लिप कर दिया, साइन चेंज हो गया यहाँ पे। तो अब इसको लिख सकते हो RT2 माइनस T1 ln V2 by V1, ये इक्वेशन आएगा। ये कर सकते थे, तो और कुछ नहीं है, ठीक है, साइन चेंज करके हो जाएगा। और क्या बचा अपना वर्क डन का एक्सप्रेशन, यहाँ भी वही है RT2 माइनस T1 लॉन V2 बाई V1, देन Q2 माइनस Q1 नेट हीट एब्जॉर्ब्ड, तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट हीट एब्जॉर्ब्ड आ रहा है क्या? सेम इक्वेशन मिल रहा है, आ रहा है। यहाँ पे सिंप्लीफाई करोगे तो RT2 ln V2 by V1 माइनस RT1 ln V2 by V1, बिकॉज V2 by V1 इज इक्वल टू V3 by V4। इसको भी फ्लिप करेंगे, साइन चेंज होगा,
So R T2 minus T1 ln V2 by V1. So net work is equal to net heat टोटल जो वैल्यू है नेक्स्ट लिखो इसमें इसी में आगे लिखो एफिशिएंसी इज इक्वल टू efficiency is equal to efficiency में लिखो the efficiency eta efficiency eta ऐसा स्टूडेंट नोट करें n का थोड़ा सा लॉन्ग कर दो नीचे efficiency is defined as the ratio efficiency is defined as the ratio of the net work done to the heat absorbed net work done to the heat absorbed तो नेट वर्क डन का इक्वेशन क्या है आर टी टू माइनस टी वन एल एन वी टू बाई वी वन है और नेट हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ नहीं टू दी हीट एब्जॉर्ब है नेट हीट एब्जॉर्ब नहीं है हीट एब्जॉर्ब कितना हुआ फर्स्ट वाले प्रोसेस में हीट एब्जॉर्ब हुआ था Q2 वाले केस में Q1 में हीट एब्जॉर्ब नहीं हुआ है क्योंकि उसमें हीट आउट हो रहा है जब कंप्रेस करो तो वर्क तुमने किया वहां हीट आउट हुआ हीट एब्जॉर्ब सिर्फ स्टार्टिंग में हुआ था ठीक है तो इक्वेशन अगर लिखे हम लोग लिखो वहां पे नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखो आर टी टू माइनस टी वन एल एन वी टू बाई वी वन आर टी टू माइनस टी वन एल एन वी टू बाई वी वन अपॉन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन आर टी टू एल एन वी टू बाई वी वन सिंप्लीफाई करो इक्वेशन क्या बचता है टी टू माइनस टी वन अपॉन टी टू अब टी टू माइनस टी वन में हायर टेम्परेचर कौन सा है टी टू हायर टेम्परेचर है तो टी टू माइनस टी वन एक कोई वैल्यू आया डिवाइडेड बाई टी टू तो इसका वैल्यू क्या आएगा वन से हायर वन के इक्वल या वन से स्मॉलर वन से स्मॉलर तो ये दिखा रहा दैट एफिशिएंसी ऑफ इंजन इज लेस देन 100% से कम है हाँ यूज तो हम लोगों ने जो हीट दिया वो यूज होगा ना वो तो बाहर चला गया इट्स लॉस्ट मतलब कोई इंजन है तुम्हें उससे काम लेना है तो तुमने जो एनर्जी दी उससे काम कितना हुआ वो चेक करेंगे ना जो बाहर चला गया उससे तो काम कुछ हुआ ही नहीं दैट इज लॉस्ट
ये साइकिल वही चीज एक्सप्लेन कर रहा है कि तुम 100% हीट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। अगर वो होता तो हीट लॉस कुछ होता ही नहीं, तुमने हीट दिया उससे पूरा वर्क हो जाता, तो लास्ट में हीट लॉस कितना हो जाता, जीरो हो जाता। तो अगर तुमने कुछ हीट दिया, वर्क हुआ और कुछ हीट लॉस भी हो गया, इसका मतलब क्या है कि जितना हीट दिया था वो पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया, एक पोर्शन यूज हुआ एंड सम हीट हैज बीन लॉस्ट। So W upon Q2 is equal to T2 minus T1 upon T2 which is less than 1। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन यहाँ पे लेस देन 1 मिल रहा है। बेसिकली कोई मशीन है, हाँ अगर वो जितना ज़्यादा गर्म हो रहा है प्रोसेस करने में उतना कम एफिशिएंट है, तो ये उसका T2 माइनस T तो ज़्यादा देगा बाहर, तो ज़्यादा गर्म होता है। देखो आइडियली इस केस में अगर देखो तुम्हारा, तो इक्वल टू 1 कब आएगा, जब T1 कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब पूरा प्रोसेस ही आइसो थर्मल में होगा, बट वो हो नहीं पाएगा। इसमें एक पॉइंट लिखो, हियर वी गेट दैट, हियर वी गेट दैट work done by the system, work done by the system is lesser than the heat absorbed, is lesser than the heat absorbed, lesser than the heat absorbed. Therefore, therefore, we can say that, therefore, we can say that only a part of the heat absorbed by the system, only a part of the heat absorbed by the system at higher temperature T2, at higher temperature T2 is converted to work, क्या लिखें, only a part of heat absorbed by the system at high temperature T2 is converted to work. The rest of the heat, the rest of the heat Q1, the rest of the heat Q1 is given out to the surroundings, is given out to the surroundings when the system is at, when the system is at lower temperature T1, when the system is at lower temperature T1। मतलब से T2 से T1 गया और T1 पे जब आया तो कुछ हीट लॉस हुआ। होगा ही ना, लोअर टेम्परेचर है तो टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होगा, हीट लॉस करके। तो सेकेंड लॉ जो पढ़ा हम लोगों ने, ये इनडायरेक्टली उस चीज को प्रूव करता है कि तुम जितना भी हीट सिस्टम को दो वो 100% हीट को वर्क में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। उसमें हमेशा कुछ ना कुछ हीट का लॉस होगा ही होगा। तुम्हें याद रखना है एफिशिएंसी यहाँ पे T2 माइनस T1 अपॉन T2, तो उसका वैल्यू जितना हायर होता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होता जाएगा, और 100% एफिशिएंसी नहीं आती है, 1 से स्मॉलर ही मिलेगा हमेशा। क्योंकि अगर सारा चीज़ आइसोथर्मल पे ही करते तो वर्क डन जो हाईएस्ट मिल सकता था वो नहीं मिलेगा। फिर जो ग्राफ तुम ड्रॉ कर रहे हो तो एरिया अंडर द कर्व हाईएस्ट नहीं मिलेगा। तो हाईएस्ट जब निकालने जा रहे हो तो उसमें दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक एडियाबैटिक हो रहा है, एक आइसोथर्मल हो रहा है, तो इसलिए ये डिज़ाइन किया गया वैसा। तो कार्नोट इंजन के बारे में हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, फिजिक्स में जब जाओगे तब। यहाँ पे और कुछ एक्स्ट्रा वैसा नहीं है, और बाकी के जो इक्वेशन है वो भी वहाँ पे हैं। एनसीईआरटी में तो खैर इतना कुछ उन्होंने स्टेट भी नहीं किया है, बट कुछ कभी अर्लियर एग्जाम्स में वो पूछ लेते थे, क्योंकि अब जो पेपर बना रहा है उसको क्या लगता है थर्मोडायनेमिक्स से तो ये भी आना चाहिए वो भी आना चाहिए, बट एनसीईआरटी में वो दोनों चीज़ें अलग रखी गई हैं। फिजिकल प्रोसेस वाला जो पार्ट है वो अलग रखा है, केमिकल प्रोसेस वाला जो पार्ट है वो अलग रखा है। तो केमिकल प्रोसेस में थोड़ा बहुत वर्क डन का जो इक्वेशन चाहिए वो बताया, उसको एक्सप्लेन किया उन्होंने।
उन्होंने इनफैक्ट वहाँ पे एडियाबैटिक प्रोसेस भी एक्सप्लेन नहीं किया है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन का बस इक्वेशन बताया है। अब उन्होंने एडियाबैटिक होल किया तो वो बताया है। उसके बाद जूल थॉम्सन इफेक्ट एक होता है। जूल थॉम्सन इफेक्ट में क्या होगा कि जैसे एसी है तो एसी के अंदर में तुमने एडियाबैटिक एक्सपेंशन किया, एक कंप्रेस्ड गैस जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाता है एंड मूव्ड आउट फ्रॉम अ स्मॉल ओपनिंग, ऑरिफिस के थ्रू जब वो मूव करेगा तो उस गैस के एक्सपेंशन के चलते कूलिंग इफेक्ट क्रिएट होता है। तो एसी के अंदर में जो कॉपर ट्यूब्स है उसमें यही हो रहा है। तुम्हारा कंप्रेसर जो था उसने रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस किया, वो कंप्रेस्ड गैस वहां आकर के एक स्मॉल नोजल से एक्सपैंड कर रहा है, तो बाहर की तरफ जब वो निकलेगा तो एक्सपेंशन के चलते कूलिंग क्रिएट करेगा। और एयर जब उसके ऊपर से पास होता है तो हीट एक्सचेंज हो जाता है, एयर अपना हीट लूज कर देगा, तो गैस हीट एब्जॉर्ब कर दिया, एयर का टेम्परेचर कम हो गया। तो एयर का टेम्परेचर जब कम होगा तो एयर में हर टेम्परेचर पे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ H2O होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट है। तो ह्यूमिडिटी एटमोस्ट कितना हो सकता है, 100% हो सकता है, बट 100% हो तो इवापोरेशन नहीं होगा। तो मान लो कि ह्यूमिडिटी 70-80% कुछ है, तो 70-80% पे जितना भी H2O का अमाउंट एयर में होना चाहिए वो उस मोमेंट पे प्रेजेंट था, बट वो उस टेम्परेचर के लिए था जो रूम टेम्परेचर था। पहले तुमने एसी ऑन कर दिया, अभी एसी ऑन कर दिया, अब टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो टेम्परेचर जब डिक्रीज होगा तो अब जो लोअर टेम्परेचर एक्वायर किया उस पे वाटर वेपर का अमाउंट जो होना चाहिए वो कम है, तो जो डिफरेंस इन वाटर वेपर प्रेशर है वो क्या होगा, उसको हटना पड़ेगा, क्योंकि अब इस टेम्परेचर पर उतना वाटर एटमॉस्फेयर में नहीं हो सकता है। तो जैसे ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म होते हैं वैसे ही वहां पर वो कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, और वाटर का आउटलेट आउटलेट एसी के अंदर में इसीलिए रहता है, तो वही वाटर वहां से आउट होता रहता है। अगर जिस टेम्परेचर पे रूम है उसी टेम्परेचर पे एसी ऑपरेट करता है उससे कुछ नहीं होता, फैन चल रहा है उससे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट एसी टेम्परेचर डिक्रीज कर दे रहा है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर चला जाता है, फिर वो लूज हो जाता है। ड्यू ड्रॉप्स भी इसीलिए फॉर्म होते हैं। इवापोरेशन कब हुआ, दिन में हुआ था, तो आइडियली ऐसा होना चाहिए कि पूरा वेपर अचानक से स्प्रेड कर जाए ओवर द वर्ल्ड, बट इतना फास्ट प्रोसेस है नहीं, वो टाइम लेगा। तो दिन में इवापोरेशन हुआ, शाम हुई, सनलाइट गया और अचानक से टेम्परेचर डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ, 6 घंटे में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, 4-5 डिग्री का ड्रॉप आ गया। तो जैसे ही टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा अब क्या होगा, वहाँ पे वेपर जो एटमॉस्फेयर में उतना नहीं होना चाहिए, तो वो वापस ड्यू ड्रॉप्स फॉर्म करके वो ड्रॉप हो जाता है। जूल थॉमसन इफेक्ट उसमें पढ़ोगे, वहां पर रहेगा। बाकी ऐसे थर्मोडायनेमिक्स में उतना कुछ नहीं है। अब थर्मोडायनेमिक्स अपना हो गया प्रॉब्लम, यू कैन प्रैक्टिस, और कुछ एक्स्ट्रा रहा तो एक शीट में उसको डाल करके सेंड कर देंगे, वो पढ़ लेना एक बार बस। इक्विलिब्रियम वी कैन स्टार्ट। इक्विलिब्रियम का टेस्ट कब है वैसे, TWD का कौन सा, ये वाला है ना, मेजर टेस्ट का ये। अगस्त टू दिसंबर में अपना क्या क्या होना चाहिए था, एनर्जेटिक्स, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम और IUPAC नोमेनक्लेचर टिल दिसंबर, ये होना चाहिए। चलो हो जाएगा। इक्विलिब्रियम यहाँ पे जो पढ़ेंगे हम लोग वो 2 पार्ट्स में है। एनसीईआरटी में एक ही चैप्टर है बट तुम्हारे बुक्स में ये 2 पार्ट्स में रहेगा। वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम and the other one is ionic equilibrium. तो इक्विलिब्रियम को सिंपली हम लोग अपने टर्म्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ सिस्टम वेयर देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज। मतलब प्रोसेस हो सकता है कि रुक गया हो या हो सकता है वो चल रहा हो बट तुम्हें चेंज नहीं दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक वाटर टैंक ले लो, वाटर फिल किया तुमने, टैप बंद कर दिया, अब फिल नहीं हो रहा है, तो जितना हाइट था उतना ही है, इक्विलिब्रियम में है, कोई चेंज तो नहीं दिख रहा है, चेंज नहीं दिख रहा है तो इक्विलिब्रियम है। बट ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो गया कि कोई चेंज नहीं हो रहा है इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद। तो फिजिकल एनवायरनमेंट में जो चीज़ें तुम देखते हो जैसे एफबीटी वगैरह जब ड्रॉ करते हो कि कोई ऑब्जेक्ट स्टैटिक है तो वो भी एक इक्विलिब्रियम का टाइप है।
लेकिन जो इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट विल बी डायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि प्रोसेस चल रहा है बट स्टिल तुम्हें चेंज नहीं दिख रहा है। जैसे वाटर टैंक था, उसमें एक इनलेट एक आउटलेट है, तो एक तरफ से पानी फिल हो रहा है, एक तरफ से आउट हो रहा है, तो जिस रेट से तुम फिल कर रहे हो उसी रेट से अगर उसको एम्प्टी करने लगो तो हाइट चेंज होगा क्या वाटर का? हाइट तो उतना ही रहा, बट क्या प्रोसेस रुका? प्रोसेस भी चल रहा है, तो प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है बट कोई चेंज नहीं दिख रहा है। सच टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो यहाँ जो पढ़ेंगे वो उस टाइप का है। सो इट कैन बी डिफाइंड एज a state of the system where there is no observable change। कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज वहां पे नहीं मिलेगा। तो इक्विलिब्रियम को स्टैटिक या डायनेमिक बता सकते हैं हम लोग। यही पढ़ना अपने को। डायनेमिक का मतलब एट इक्विलिब्रियम देयर इज नो ऑब्जर्वेबल चेंज but still the process continues। और प्रोसेस या रिएक्शन के बेसिस पे ये दो टाइप का कर सकते हैं, फिजिकल एंड केमिकल। इसमें बोल सकते हैं दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम involves physical transformation जैसे आइस था मेल्ट हुआ और इससे फॉर्म हुआ लिक्विड। दिस टाइप ऑफ फिजिकल या फिर फेज ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हो। दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व्स केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन N2 gas plus 3:2 gas forms 2NH3 gas। ये लिख लो पहले फिर आगे बताते हैं। नहीं होगा, दैट विल रिमेन फिक्स। जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, ये सब चीजें वैल्यूज जब इनकी फिक्स हो गई तो बोल सकते हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, वहां इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहा है। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब पढ़ा था उसमें तीन टाइप के इक्विलिब्रियम थे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम था, सारे फोर्सेस बैलेंस थे। फिर एक थर्मल इक्विलिब्रियम था, हीट का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना बाहर जा रहा है ना अंदर आ रहा है। और तीसरा केमिकल इक्विलिब्रियम था कि अमाउंट जो है वो भी फिक्स है वहां पे। सो इन केमिकल इक्विलिब्रियम concentration of reactants and products will remain same not same will remain fixed। concentration अलग अलग हो सकता है बट फिक्स रहेगा, चेंज नहीं कर रहा होगा। तो अगर कोई इक्वेशन देखो यहाँ पे, प्लस इक्विलिब्रियम कैन टेक प्लेस
Equilibrium can be observed only for reversible reaction और प्रोसेसेस, फिजिकल और केमिकल दोनों ही इंक्लूड कर दिया इसमें। जैसे अगर एलपीजी गैस है, एलपीजी गैस बर्न करते हो CO2H2O बनता है, तो वापस में CO2H2O कंबाइन करके एलपीजी अगर बन पाता तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता वहां पे, बट ऐसा होता नहीं, वो एक ही डायरेक्शन का रिएक्शन है। तो इक्विलिब्रियम का केस ही तब आएगा जब रिएक्शन इधर वे ट्रैवल कर सकता है। जैसे आइस है, तो आइस मेल्ट हुआ तो वाटर बना, वाटर फ्रीज होगा तो वापस आइस बनेगा, वो रिवर्सिबल है, तो वहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। तो 0 डिग्री पे इसलिए वाटर और आइस दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जिस्ट कर रहा है। बट जहां पे सिर्फ एक ही चीज एग्जिस्ट कर पाएगा वहां पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे H2O का केस हो गया, ये हो गया आइस और ये हो गया वाटर। केमिकल इक्विलिब्रियम में गए तो N2 गैस प्लस 3H2 गैस फॉर्म्स 2NH3 गैस, इसमें भी इक्विलिब्रियम है। अब इक्विलिब्रियम जब अटेन भी होगा तो क्लोज सिस्टम में होगा, ओपन में नहीं हो सकता। मान लो तुमने N2H2 को कंबाइन किया, अमोनिया बना और अमोनिया हटा दिया, तो अब अमोनिया है तो इक्विलिब्रियम आएगा कैसे, क्योंकि ये ब्रेक ही नहीं हो पाएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्लोज सिस्टम होना इंपॉर्टेंट है। सो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड इन अ क्लोज सिस्टम। तो रिवर्सिबल प्रोसेस होना चाहिए, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे मान लो एक बॉटल लो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और उसमें तुमने वाटर का एक ड्रॉप डाला। एक ड्रॉप जब डालोगे तो क्या होगा कि आउटसाइड से हीट उसने एब्जॉर्ब किया और वो इवापोरेट हो गया। तो आफ्टर अ वाइल व्हेन यू विल चेक कि वाटर बॉटल में वाटर है ही नहीं, वेपर में ट्रांसफॉर्म हो गया पूरा। लेकिन वही बॉटल थोड़ा एक सर्टेन हाइट तक फिल्ड होता तो वेपर बनता, बट वाटर भी रहता वहां पे। तो दोनों चीजें जब एग्जिस्ट कर रही है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनों चीजें दिखनी चाहिए तुम्हें, क्योंकि अगर सिर्फ एक है तो वहां इक्विलिब्रियम नहीं है। तो एक सर्टेन मिनिमम अमाउंट भी होना चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है, अदरवाइज नहीं होता है। A certain minimum amount is required for the attainment of equilibrium. इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करने का इस वाले वे को एक और अच्छा है कि एक ट्रेडमिल है, हर तरफ से वो कवर्ड है, सिर्फ उस पर जो स्टैंड करता है उसका हेड दिखता है तुम्हें। अब ट्रेडमिल जिस स्पीड से उसका कन्वेयर बेल्ट पीछे की तरफ आ रहा है, तुम उसी स्पीड से आगे की तरफ जा रहे हो। तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस तुम्हारा कितना रहेगा, 0 है, उसी पॉइंट पे हो। तो तुम रुके तो नहीं हो, तुम तो चल रहे हो और बेल्ट भी चल रहा है, बट कोई बाहर से ऑब्जर्व करा तो उसे कोई चेंज नहीं दिख रहा है, क्योंकि नेट इक्वल अपोजिट है। तो रिएक्शंस में भी क्या होगा कि जिस रेट से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है उसी रेट से रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा होगा। जब ऐसा होगा तभी इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। अगर दोनों में से कोई एक रेट हायर है तो उस डायरेक्शन में हेड चेंज मिलेगा तुम्हें। तो जिस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाए वहां पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगा। तो एक रिएक्शन अगर हम लोग आर फॉर्म्स पी लेते और इसमें कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाते हैं। तो इनिशियली अपने पास आर अवेलेबल था, पी नहीं था, तो पी का अमाउंट विद टाइम इंक्रीज होगा और आर का अमाउंट डिक्रीज होगा। ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर। तो जहां से ये कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना बंद हो जाए, दैट पॉइंट विल बी कॉल्ड इक्विलिब्रियम।
कॉन्सेंट्रेशन यहाँ के बाद चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट हो गया, तो वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है। रेट के टर्म्स में अगर चेक करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम, तो ये हो गया आर एफ, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और ये हो गया आर बी, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। and this point represents equilibrium. तो फॉरवर्ड का रेट इसलिए कम हो रहा है क्योंकि रिएक्टेंट का अमाउंट विद टाइम कम होता जा रहा है, यूज हो गया तो कम हो गया अमाउंट, और जिसका अमाउंट कम होगा उसका रेट भी कम होता जाएगा। प्रोडक्ट का रेट, बैकवर्ड रेट इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि प्रोडक्ट का अमाउंट बढ़ रहा है, जिसका ज़्यादा अमाउंट उसका ज़्यादा रेट होगा। अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे दोनों के रेट्स इक्वल हो गए, जहाँ पे रेट इक्वल हो गया वहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया। उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, अमाउंट चेंज नहीं होगा। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऐसा रहता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब हाफवे नहीं है। रिएक्शन में इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि 50% इसका 50% उसका होगा, वो भी एक केस हो सकता है, बट वही होगा ऐसा नहीं है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन के स्टार्ट में हो सकता है, रिएक्शन के ऑलमोस्ट एंड में हो सकता है, और समवेयर इन बिटवीन भी हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कैन बी established anywhere from the start of reaction till the end of reaction. फिक्स वैल्यू नहीं है वो। तो हाँ, वो केस टू केस हम लोग चेक करेंगे हर बार। लिख लो ये। वहाँ पे अब ऑलमोस्ट प्रोग्रेस स्टैग्नेंट हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कहाँ पे हुई? अमेरिका में होती थी पहले, सारे इंडस्ट्रीज उधर में थे, धीरे धीरे वो क्लोज होते चले गए, और मैन्युफैक्चरिंग पूरी यूएस से हो गई शिफ्ट टू चाइना और टू इंडिया और टू एनी अदर प्लेस। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि जब अर्निंग्स इंक्रीज होती है, मान लो आज तुम बस चला रहे हो, बेस्ट वाली बस या छुबीधर वाली बस है, कि आइए भाई चलिए, अब तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, तुम चलाओगे बस। क्यों चलाओगे? इतना पैसा, हम बस चलाएंगे, मारेंगे तुमको, भागो यहाँ से, ऐसा करोगे तुम। तो धीरे धीरे सबका ग्रोथ जब होता है तो फिर वो काम कौन करेगा? तो इमिग्रेशन इसलिए उन्हें अलाउ करना पड़ता है कि ये लो लेवल जॉब्स जो हैं वो करने के लिए और कोई तो होना चाहिए। तो यूरोप के साथ वही दिक्कत है कि एक तो उनकी आबादी कम है, लोग कम है, और रिसोर्सेस अच्छे खासे, वो डेवलप हो गए तो सबको बांट दिया पैसा, या फिर ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किया कि हर कोई अर्न कर पा रहा है। तो अब उनमें वो डिफरेंसेस नहीं है, तो किसी में जील नहीं है कि नहीं हम 12 घंटा काम करेंगे। क्यों करेंगे? 4 घंटा काम करेंगे, फैमिली के साथ एंजॉय करेंगे, जाके अभी पहाड़ देखेंगे, उधर गाय देखेंगे, सब देख रहे हैं जाकर उधर। हाँ, कोई काम नहीं कर रहा है। तो ये अब ऐसा तुमने कंडीशन क्रिएट कर दिया कि अब तुम वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते हो। इंडिया या चाइना में रैपिड ग्रोथ क्यों है? क्योंकि डिफरेंसेस बहुत हाई है। एक कोई है जो 1 करोड़ की कार है, एक कोई है जिसके पास एक साइकिल तक नहीं है। तो ऑब्वियसली वो एफर्ट्स लगाएगा, साइकिल आए, स्कूटर आए, कार आए, ऐसा। तो वो जो एफर्ट लगा सकता है वो उस पॉइंट पे कोई नहीं लगा सकता है। तो सोसाइटी इज ऑलवेज वर्किंग टू अटेन इक्विलिब्रियम, बट इट इज नॉट अ गुड केस फॉर डिजायर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पे तुम्हारा प्रोग्रेस बंद हो जाता है फिर। और कोई भी हार्डवर्क के लिए मोटिवेशन अंदर से नहीं आता इंसान में कि नहीं सब कुछ है मेरे पास, हम हार्डवर्क करेंगे। क्यों नहीं करेगा कोई? तो साइंस तुम सीखते हो क्लास में, बट उसके जो कॉन्सेप्ट है यू कैन अप्लाई एनीवेयर, वो बाउंडेड नहीं है। तुम हर प्लेस पे अपने हिसाब से उसको लगा सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो। और जो भी तुम प्रिंसिपल्स रूल्स वगैरह देखते हो तो वैसा ही होता है कि कोई किसी और स्ट्रीम का था, उसका इन्फॉर्मेशन था, किसी दूसरे में गया, तो वो प्रिंसिपल उसने यहाँ पे अप्लाई किया, उसे कुछ अलग आइडिया मिला, तो एक रूल क्रिएट कर दिया, एक लॉ क्रिएट कर दिया, या ऑब्जर्वेशन बता दिया कैसा होता है। तो क्रॉस जब होती है चीज़ें तो उसमें ही इम्प्रूवमेंट होता है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसमें उतना कुछ एडवांसमेंट नहीं आएगा। तो इन्फॉर्मेशन हमेशा इसलिए ऐसा एक्सचेंज होना चाहिए, ओवरलैप करना चाहिए। जर्मनी में तो ऐसा है कि फ्राइडे को तुम्हारा ऑफिस ओवर होता है, सैटरडे संडे तुम्हारा ऑफ है, तो फ्राइडे को 3 बजे से लोग स्टार्ट हो जाएंगे, चलिए अब चला जाए घर, हो चुका है समय हमारा घर जाने का। और वहाँ पे ऑफिस वाले फ्रेंड्स अलग हैं और बाहर वाले फ्रेंड्स, ऑफिस वाले मतलब फ्रेंड नहीं है, वो कलीग है, ऑफिस में बात हुई, अब वो तुमको सैटरडे संडे कॉल नहीं करेंगे।
कुछ भी हो जाए, मंडे ही करेंगे जब तुम ऑफिस आओगे तब, ठीक है। तुम्हारे यहाँ कोई इवेंट होगा, कोई चीज़ होगी, तुम उनको इनवाइट भी नहीं करोगे क्योंकि वो ऑफिस वाले हैं, वो पर्सनल फ्रेंड्स नहीं है तुम्हारे। जो पर्सनल वाले हैं वो अलग लोग हैं। प्लस अब यहाँ पे जैसे तुम निकले बाहर, ये भाई मिल गए, वो भाई मिल गए, हाँ भाई कहाँ जा रहे हैं, वहाँ कुछ नहीं है, लोग ऐसे ही जा रहे हैं, वो डिप्रेस से है बिल्कुल, कोई अपना नहीं ऐसा लग रहा है, अपना घर है वहाँ पे है, शॉप करने गए। शॉपिंग हैबिट्स भी ऐसी हैं कि कोई एक शॉप है, वो पूरा जनरेशन उसी से बाई कर रहा है, वो कुछ ट्राई ही नहीं कर रहा दूसरा। सेम दुकान से वही शर्ट पैंट शूज़ बाई करता है, वही यूज़ करता है हमेशा। एक आए थे, छमनी से मिला था उनसे, आई गेस ही इज़ वीपी और समथिंग। तो वो बोल रहे थे कि एक दुकान है वहाँ पे, वो सब उधर से ही बाई करते हैं, हर 4-5 महीने में जाते हैं, 2 शर्ट्स बाई कर लेंगे, 2 जीन्स बाई कर लेंगे, 2 पैंट बाई कर लेंगे, बस खत्म। आई डोंट नीड टू एक्सप्लोर एनीथिंग, आई हैव अ फिक्स प्लेस, आई गो ओवर देयर एंड आई बाय। बहुत सही है, अच्छी लाइफ है आपकी। यहाँ तो लोग देखते हैं कि इसमें ऑफर चल रहा है कि उसमें ऑफर चल रहा है, ऑफर कहाँ पे बेस्ट है, तो वो वैसा नहीं करते हैं फिर। तो इसलिए वो मार्केट्स भी फिर ग्रो नहीं हो पाते हैं कि जो अच्छे हैं वो अच्छा चल रहा है, वो प्राइस बढ़ाते जा रहा है, और बाहर से कोई आएगा तो उसके लिए उसको ब्रेक करना आसान नहीं है, कि तुम्हारा उतना इमेज ही क्रिएट नहीं हो पाएगा। यहाँ तो कोई भी ब्रांड लॉन्च करो, लोग आ जाएंगे, हाँ ठीक है ऑफर है चलो इसको लेते हैं। यहाँ इंडियन कंज्यूमर जो है वो ओवर स्मार्ट है, नॉट जस्ट ओनली स्मार्ट। जहाँ ऑफर है हम वहाँ जाएंगे, जैसे तुमने ऑफर बंद किया काम खत्म, लॉयल्टी नहीं है हमारे में, वी आर लॉयल टू आवर सेल्फ ओनली, वहाँ पे है वैसा। ये हो गया ना, ये भी लिखे, लिख। देखो इसमें एक इक्वेशन लेते हैं टू फाइंड आउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के ये फाइंड करना है। सो फॉर अ रिएक्शन R forms P, अगर ये इक्वेशन लिया हम लोगों ने, एंड इट कैन ट्रैवल इन बोथ डायरेक्शंस, सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अब रेट लॉ जो है दैट कम्स इन क्लास 12th, वो काइनेटिक्स में आता है। रेट लॉ का क्या एक्सप्रेशन है, दैट रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर, सम पावर वहाँ पे रहेगा, वो कोफिशिएंट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो अभी जितने केस भी करेंगे वो कोफिशिएंट होगा उसमें, 12th में आएगा तो कब नहीं होगा वो समझेंगे बाद में। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, या ऐसा लिख सकते हो पहले, इज प्रोपोर्शनल टू concentration of R, that is rate of forward reaction RF, is equal to kf times of concentration of R, और यहाँ A मान लो, ये B मान लो, तो रेज टू द पावर A। ये हो गया रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। दिस इज रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। Concentration of reactant R, then similarly rate of backward reaction will be equal to kb times of P to the power B। ये हो गया रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन।
rate constant of backward reaction, this is concentration of product P at equilibrium, rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. तो यहाँ लिखेंगे kf टाइम्स ऑफ r टू द पावर a is equal to kb times of p to the power b. That means kf upon kb is equal to concentration of p to the power b upon concentration of r to the power a. तो kf भी कांस्टेंट है, kb भी कांस्टेंट है, इसका रेशियो जो होगा वो भी क्या होगा, एक कांस्टेंट ही होगा. उस कांस्टेंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मान लेते हैं. So p to the power b upon r to the power a. तो kc हो गया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है प्लस कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, इसलिए सब्सक्रिप्ट में c लिखा हुआ है. तो कॉन्सेंट्रेशन के बजाय प्रेशर भी आ सकता है, तो kp बन जाएगा, वो मोल फ्रैक्शन रहा तो kx बन जाएगा. और आयनिक में जब जाएंगे तो एसिड के लिए a, बेस के लिए b, सॉल्ट के लिए sp, ऐसे टर्म्स आते रहेंगे. तो k विल रिमेन सेम, सब्सक्रिप्ट अलग होता रहेगा. तो k जब भी रहा वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए स्टैंड कर रहा है. तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड as the ratio of rate constant of forward reaction to that of the rate constant of backward reaction. That of the एंड कर देते हैं. तो ऐसे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट स्टेट कर सकते हैं. ये लिख लो, फिर आगे बताते हैं इसमें. तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? स्टेट्स द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज कांस्टेंट. तो कांस्टेंट वैल्यू को ही हम लोग यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोल रहे हैं, केसी जो लिखा हुआ है. इसमें भी दो टाइप्स हो सकते हैं, फेजेस दो हो सकते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के. होमोजीनियस इक्विलिब्रियम एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस इक्विलिब्रियम. होमोजीनियस का मतलब है कि जितने भी रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स हैं ऑल आर इन सेम फेज, और हेटेरोजीनियस का मतलब है फेजेस अलग हो सकते हैं. So all reactants and products are in same phase
all reactants and products are not in same phase. इस एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले सकते हो N2 gas plus 3H2 gas forms 2NH3 gas, और इसमें हो सकता है CaCO3 solid forms CaO solid plus CO2 gas. कॉन्सेंट्रेशन जब लिखेंगे हम लोग तो कॉन्सेंट्रेशन में क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन और गैसियस स्टेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज होता है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का चेंज नहीं होता, ऑलमोस्ट उतना ही रहता है। तो केसी के एक्सप्रेशंस में हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे बाई 1। जैसे अगर पहले इक्वेशंस का लिखते NH3 वाले केस का, सो केसी विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 के पावर में 3। दूसरे वाले में जाओगे तो उसमें CaCO3 का स्टेट क्या है, सॉलिड, और CO का भी स्टेट क्या है, सॉलिड। तो वो दोनों टर्म्स नहीं आएंगे वहां पे, Kc इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 ही आएगा सिर्फ। अगर वो लोग का कोएफिशिएंट अलग होता है कोफिशिएंट होता तो भी कोई इफेक्ट नहीं है, प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट। तो कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विद कांस्टेंट इज व्हाट, सेम वैल्यू, इसलिए उसको इग्नोर कर देता है। तो इक्वेशंस में उसको 1 पुट करके हटा दोगे, मतलब तुम्हें स्टेट ही नहीं करना है, इन शॉर्ट जो एक्वस रहा जो गैस रहा बस उसको लिखना है। प्योर लिक्विड, एक्वस नहीं, एक्वस रहा तो रहेगा, प्योर लिक्विड रहा तो हटा सकते हो, जैसे H2O है प्योर लिक्विड तो हटा दोगे। अगर कोई इक्वेशन है, H2O कब हटाना, आयनिक वाले में, अगर कोई इक्वेशन है जहाँ H2O के साथ कुछ और भी है तो नहीं हटेगा, तो रहेगा वो। केसेस आएंगे देखेंगे, क्यों ही अभी उतना दिमाग लगाए, केस आएगा तब अपने आप आइडिया मिल जाएगा। तो ये NCERT के फर्स्ट बुक का आखिरी चैप्टर है, इक्विलिब्रियम। तो फर्स्ट बुक तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा फिर। इलेवेंथ में 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 है। पार्ट 2 में सिर्फ 3 चैप्टर्स हैं, रिडॉक्स रिएक्शन और ऑर्गेनिक के 2 चैप्टर्स, GOC और हाइड्रोकार्बन्स। ये हो गया सबका। इसमें फिर एक और टर्म डिफाइन करेंगे हम लोग, रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट दैट इज QC।
reaction quotient QC. So for the same reaction, A into A plus B into B forming C into C plus D into D. QC is equal to concentration of C to the power C, concentration of D to the power D upon concentration of A to the power A and concentration of B to the power B. तो इस रिएक्शन के लिए QC का एक्सप्रेशन ये है और KC का एक्सप्रेशन भी यही होता. तो देखने से इक्वेशन में तो कोई डिफरेंस है नहीं, तो दोनों अलग टर्म्स क्यों हैं? तो QC का एक्सप्रेशन जो है वो कॉन्सेंट्रेशन का कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता है स्टार्ट से लेके एंड होने तक, मतलब इनफाइनाइट सेट ऑफ वैल्यूज तुम्हारे पास है इसमें पुट करने के लिए. whereas for KC you can put only those values which has been attained after the attainment of equilibrium. तो यहाँ जो ऑब्टेन हो रहा है वो इक्विलिब्रियम के बाद का मिलना चाहिए, ये किसी भी पॉइंट पे इंक्लूडिंग इक्विलिब्रियम ले सकते हैं. तो इन अ वे यू कैन से दिस इज अ वेरिएबल एंड दिस इज अ कांस्टेंट, और इक्विलिब्रियम पे दोनों का वैल्यू सेम हो जाता है. So in the expression of QC, we can take any value of concentration from the start of reaction to the completion of reaction. Whereas in KC we can use only that value of concentration which is obtained after the attainment of equilibrium. तो इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद जो मिला है हम लोग उसको यूज कर सकते हैं. तो एक केस इसमें आता है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. पूरा गोल अपना ये है कि रिएक्शन किस एक्सटेंट तक जा सकता है, किस पॉइंट तक जा सकता है, वो समझना चाहते हैं. प्रिडिक्टिंग द extent of reaction with the help of value of Kc. तो Kc के वैल्यू के हेल्प से हम लोग चेक करना चाहते हैं कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन क्या है यहाँ पे. तो इसमें दो वैल्यूज ले लो, Kc इक्वल्स टू 10⁻³ और दूसरा Kc इक्वल्स टू 10⁻³. अब दो कंडीशंस इसमें आएंगे. तो इफ Kc इज लेस देन 10⁻³ देन इस कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम amount of reactant will dominate the amount of product. Will dominate the amount of product. इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंडीशन में रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम बिल्कुल स्टार्ट में ही अटेन हो गया. रिएक्शन स्टार्ट हुआ और इक्विलिब्रियम आ गया वहां पे. तो थोड़ा बहुत रिएक्टेंट जो था प्रोडक्ट में चेंज हुआ था, फिर उसको इक्विलिब्रियम अटेन करना पड़ा. तो बहुत एंड तक हम लोग नहीं जा सकते हैं. So equilibrium is attained near the start of reaction.
अगर Kc का वैल्यू 10⁻³ या उससे ज्यादा हो गया, then at equilibrium amount of product will dominate the amount of reactant. Will dominate the amount of reactant. Equilibrium is attained near the completion of reaction. और तीसरे टाइप के रिएक्शन जो होंगे उनका वैल्यू 10⁻³ और 3 के बीच में रहेगा। तो यहाँ इक्विलिब्रियम पे दोनों के अप्रिशिएबल अमाउंट्स मिलेंगे। रिएक्टिंग प्रोडक्ट मतलब ऐसा बहुत इग्नोरेबल अमाउंट नहीं है, सफिशिएंटली हाई वैल्यूज हैं। इन दोनों के बीच में अगर रहा Kc is in between 10⁻³ to 10⁻³, then at equilibrium appreciable amount of both reactants and products are obtained at equilibrium. तो दोनों के ही अप्रिशिएबल अमाउंट वहां पर ऑब्टेन होंगे। ये लिख लो पहले। तो रिएक्शन होता क्यों था, क्या रीजन था कि रिएक्शन के होने का? एनर्जी लूज करेगा और उससे स्टेबिलिटी आएगी, तो अल्टीमेटली रिएक्शन हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो स्टेबल बन रहा होगा। तो इक्विलिब्रियम जहां पे स्टैब्लिश हुआ वो स्टेबिलिटी के बारे में भी एक इंडिकेशन देता है। अगर रिएक्शन स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम आ गया, मतलब जो रिएक्टेंट्स थे वो ज्यादा स्टेबल थे एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट्स। रिएक्शन बिल्कुल आखिर तक चला गया, दैट मीन्स प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। और बीच में कहीं स्टैब्लिश हुआ, इसका मतलब कि दोनों की अप्रिशिएबल स्टेबिलिटी है। तो इक्विलिब्रियम हमेशा उसके तरफ मिलता है जिसकी स्टेबिलिटी हायर होती है, उस एंड पे चला जाता है। दूसरा इसमें प्रेडिक्ट कर सकते हो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। वैल्यूज आज कुछ ऑब्टेन नहीं कर रहे हैं, अगले दिन करेंगे। अभी जस्ट बेसिक स्टार्टिंग का जो पार्ट है वो देख रहे हैं। तो Kc और Qc अगर अपने पास अवेलेबल है, वी कैन कंपेयर देम एंड वी कैन फाइंड आउट कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा या बैकवर्ड में जाएगा। Predicting the direction of reaction with the help of Qc and Kc. तो Kc का वैल्यू जो है दैट इज इक्विलिब्रियम। इफ Qc इज लेस देन Kc, तो Qc हमेशा ट्राई करता है Kc के इक्वल होने का, और उसके लिए वो दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड। तो Qc अगर ऑब्टेन किया और हमें ये पता चला कि Qc की वैल्यू Kc से कम है, इन दिस केस reaction will move in forward direction. Reaction will move in forward direction. तो फॉरवर्ड में जब जाएगा तो रिएक्टेंट यूज होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज, रिएक्टेंट विल डिक्रीज, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट विल इंक्रीज and the amount of reactant will decrease. Similarly, if Qc is greater than Kc,
in this case reaction will move in backward direction so amount of product will decrease and the amount of reactant will increase. और जब दोनों इक्वल हो गए, if QC is equal to KC, reaction is already at equilibrium. So no change in concentration of reactant or product. Amount या concentration change नहीं होगा. ये लिख लो. तो extent of reaction भी पता कर सकते हो और direction of